हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर, एक्सप्लेनेशन का लास्ट लेक्चर, जहाँ पे हम आज क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमें पूछा गया है, क्रिटिकली एवेल्युएट एफ.डब्ल्यू. टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था आगे, कि उन्होंने हमें कैसे बताया कि मैनेजमेंट कैसा करना है, साइंटिफिकली करना है। डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं मैनेजमेंट में, साइंटिफिकली करना है। सिलेक्शन करना है एम्प्लॉय का, वो साइंटिफिकली करना है। सारी चीज़ें उन्होंने कहा साइंटिफिकली करना है। साइंटिफिकली का मतलब डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है एंड उसके बाद डिसीजन लेना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब उसके बाद उन्होंने कुछ हमें प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बताए थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल्स थे एंड क्या क्या टेक्निक्स थी। प्रिंसिपल्स भी हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, टेक्निक्स भी पढ़ी थी। टाइम स्टडी पढ़ा था, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी पढ़ा था, पीस रेट वेज सिस्टम पढ़ा था हमने, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें बताई हुई है, तो अब उसे इवेल्यूएट करना है हमें यहाँ पे कि क्रिटिकली इवेल्युएट एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। टेलर ने क्या कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ज़रिए क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। जो भी उन्होंने टेक्निक्स दिया था, प्रिंसिपल्स दिए थे, वो फॉलो करके हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है एम्प्लॉयज़ का। बेटर वर्किंग कंडीशंस, देखिए, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड इंक्रीज इन कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉयज़। बेटर वर्किंग कंडीशंस देना है एम्प्लॉयज़ को, जैसे हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम देंगे उन्हें, एंड कॉम्पेंसेशन भी देना है। हमने जो पीस रेट वेज सिस्टम देखा था, उसमें क्या कहा था कि अगर एम्प्लॉय एवरेज से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो उसे हायर वेज मिलेगा, नहीं तो उसे कम वेजेस मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन के बारे में भी वहाँ पे बताया गया था। नाउ द टाइम एंड मोशन स्टडीज आर यूज टूडे in industries and service organizations as well to improve the overall efficiency। अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली ये सारे स्टडीज़, मोशन स्टडीज़, फटीग स्टडी वगैरह हो रहे हैं। Despite several merits of scientific management, it is criticized by employees, trade unions, employers and industrial psychologists। देखिए, प्रैक्टिकली ये चीज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई गई है, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है बाय एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। तो इसे हमें डिटेल में देखना है कि क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी आर स्टेटेड एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट है क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयज़। अब ये जो साइंटिफिक थियोरी है, एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई करना है, मैनेजर अप्लाई करेगा। तो अब जो एक्चुअल काम करने वाले एम्प्लॉय है, उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म किया, तो सबसे फर्स्ट है लॉस ऑफ इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉय खुद अपने आप से कुछ सजेशंस देता है, ओपिनियंस देता है उसके वर्क के रिलेटेड, उसे हम इनिशिएटिव कहते हैं। अब लॉस ऑफ इनिशिएटिव हो गया यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। क्यों हुआ? सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज की गई। प्रोडक्शन कितना करना है, ठीक है, कितने आवर्स में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया। तो अब क्या हो गया, सारी चीज़ें फिक्स है कि चलो इतने घंटे में इतना काम करना है, ये मशीनरी यूज़ करना है, सारी चीज़ें फिक्स है। मतलब एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन तो कंसिडर किए ही नहीं जा रहे, तो वो उन लोगों के माइंड में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आई लॉस ऑफ इनिशिएटिव। देयर इज़ लॉस ऑफ इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ थिंकिंग फ्रॉम डूइंग। सेपरेशन हो गया थिंकिंग फ्रॉम डूइंग। जब वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, व्हेन ही इज़ डूइंग सम वर्क,
तब क्या हो रहा है, अब वो सोचेगा कि इस काम में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, लेकिन सब चीज़ें पहले से ही फिक्स है तो वो सोच नहीं पा रहा है, उसे खाली काम ही करना है। तो क्या हो गया, सेपरेशन हो गया ऑफ थिंकिंग फ्रॉम डूइंग। द वर्क मेथड्स एंड ऑपरेशंस आर स्टैंडर्डाइज। Workers have to act in accordance with the instructions of the factory supervisors or foremen. Workers cannot take initiative and suggest for better ways of doing work. देखिए, वर्कर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इनिशिएटिव लेने का एंड सजेशन देने का। लेकिन आगे उन लोगों ने कुछ बताया है, however this criticism may be relevant in small organization। अब ये जो क्रिटिसिज्म आया वो मोस्टली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ आया। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है आज के ज़माने में, बट इन लार्ज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट एनकरेजेस सजेशंस फ्रॉम वर्कर्स। नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशंस हैव अडॉप्टेड कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल्स, TQM, जिसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आजकल अडॉप्ट किए जाते हैं बिजनेसेस में, वेयर एम्प्लॉयज़ गिव सजेशंस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सजेशंस दे सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। देखिए, FW टेलर ने क्या किया, खाली एफिशिएंसी पे ही फोकस किया, एफिशिएंसी बढ़ाते रहना है बराबर। अब क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉय को उस प्रॉफिट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब एम्प्लॉय को कैसे बेनिफिट मिलेगा, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो उन्हें जो रेम्यूनरेशन मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो वर्किंग कंडीशंस मिल रही है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं मिलती है, खाली उनके पार्ट से एफिशिएंसी ही बढ़ती रहती है। नाउ क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट the speed up conditions place undue pressure on employees to perform work at faster level. Also, in many organizations, the management does not share gains of higher productivity with the workers. The workers get a little or no share in profit. कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है, ज़्यादा एफिशिएंसी हुई वर्कर की उसकी वजह से, तो उसका फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को तो वर्कर्स को तो मिल नहीं पाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। नाउ हाउएवर दिस क्रिटिसिज्म इज़ नॉट जस्टिफाइड इन सेवरल प्रोफेशनल फॉर्म्स। कुछ प्रोफेशनल फॉर्म्स में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग गुड फैसिलिटीज़ सच एज गुड वर्किंग कंडीशंस, welfare facilities like subsidized canteens, restrooms, crèche facility, recreation facilities etc. बड़े बड़े कुछ प्रोफेशनल फॉर्म्स में ये फैसिलिटी दी जाती है। कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉयज़ अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ESOP एंड सेवरल अदर बेनिफिट। कंपनी क्या करती है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी देती है एंड दूसरा एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स भी मिलते हैं अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रोफेशनल फर्म्स जो होते हैं वो बेनिफिट्स देते हैं एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रॉफिट होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्रिटिसिज्म वो है मैकेनिकल अप्रोच। देखिए, मैकेनिकल अप्रोच हो जाता है सीधा, मतलब एम्प्लॉयज़ को मशीन के जैसे ट्रीट किया जाता है कि भाई तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते ही रहो। भाई वो आखिर तो है इंसान, ठीक है, वो तो चीज़ कंसिडर की नहीं जाती। नाउ टेलर्स अप्रोच हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज मैकेनिकल अप्रोच। टेलर प्लेस टू मच एम्फसिस ऑन एफिशिएंसी without considering the human element. Taylor considered workers as robots who could speed up the work at any cost. देखिए, उन्होंने सिर्फ क्या कंसिडर किया, अच्छे मशीनरी दे दिए, ज़्यादा पैसे दे दिए, मोशन स्टडी किया, टाइम स्टडी किया, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। लेकिन मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयज़ को एज अ मशीन ट्रीट किया गया वहाँ पे। तो ये एक थर्ड क्रिटिसिज्म हो गया बाय एम्प्लॉयज़। Now fourth one is undemocratic in nature.
अब साइंटिफिक मैनेजमेंट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनडेमोक्रेटिक इन नेचर. द एटीट्यूड ऑफ फंक्शनल बॉसेस इज ऑटोक्रेटिक. The workers have to operate under the strict control and orders of the bosses. जो भी बॉस है सारे ही स्टैंडर्ड्स पहले से डिसाइडेड है कि भाई कितने आवर्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाले, सारी ही चीज़ें साइंटिफिकली एनालिसिस की हुई है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होने लगा कि प्रेशर आता है बॉस की तरफ से, सुपीरियर की तरफ से उसके सबॉर्डिनेट पे कि आपको इतना काम तो करके देना ही है. ठीक है, तो ये एक अनडेमोक्रेटिक नेचर हो जाता है सुपीरियर्स का. However, this criticism is not justified, as in many organizations, managers adopt human relations approach in dealing with the employees. They don't treat workers as cogs in machines, but treat them with care and concern. देखिए कोई कोई फॉर्म्स में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, उन्हें मशीन के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता. तो ये सारे जो हमें क्रिटिसिज्म बताए गए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेशनल फॉर्म्स में अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है एंड एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है. ना फिफ्थ हमारा जो क्रिटिसिज्म रहेगा वो है प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, एक ही सुपीरियर के पास से ऑर्डर मिले सबऑर्डिनेट को. ठीक है, सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, वो अलग अलग बॉस से नहीं मिलने चाहिए, एक ही बॉस से मिलने चाहिए. उसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो वो 8 फोरमैन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्लानिंग लेवल पे 4 रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे 4 रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो पाता है, वो प्रिंसिपल वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाता है. तो टेलर एडवोकेटेड फंक्शनल फोरमैनशिप वेयर द वर्कर्स हैव टू रिपोर्ट टू 8 फंक्शनल हेड्स. वर्कर्स को ये जो 8 फंक्शनल हेड्स हमने पढ़े थे उनको रिपोर्ट करना रहता है. दिस वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वेयर द वर्कर्स आर सपोज टू रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर and not to several bosses. Lack of unity of command can create confusion and chaos in the organization. क्या हो जाता है, अभी ये 8 लोगों को रिपोर्टिंग करना है तो क्या होगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है और काम में भी प्रॉब्लम हो जाती है उस कंफ्यूजन की वजह से. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्रिटिसिज्म जो दिया है एम्प्लॉयज़ ने उनकी तरफ से. अब आगे बढ़ते हैं. क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर को क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्रिटिसिज्म उन्होंने दिए. सबसे फर्स्ट इज एक्सपेंसिव. देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने जो चीज़ें देखी थी कि टाइम स्टडी करना है, मोशन स्टडी करना है, वर्क स्टडी करना है, स्टैंडर्डाइज करना है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को, सिलेक्शन करना है एम्प्लॉयज़ का साइंटिफिक वे में. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो एक्सपेंसिव है, इस चीज़ों के लिए काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है एम्प्लॉयर की साइड से. साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स ह्यूज फंड्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी. ऑल्सो लॉट ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक टाइम, मोशन एंड फटीग स्टडी. ये सारे ही चीज़ों में ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं. ऑल्सो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग from doing requires separate department for planning and implementation. हमने देखा था प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अलग अलग फोरमैन थे, 4 थे. ठीक है, टोटल 8 फोरमैन थे. अलग अलग डिवीजन क्रिएट हो रहे हैं तो इतने एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे, सैलरीज देना पड़ेगा. Therefore scientific management becomes expensive, especially in the short run. बहुत लंबे टाइम के लिए बात हो तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन के लिए बहुत एक्सपेंसिव है. बट दिस क्रिटिसिज्म इज नॉट जस्टिफाइड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स brings lot of benefit in long run in the form of higher productivity and profitability. ये एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन इसे अगर फॉलो किया जाए तो लॉन्ग रन में ये बिज़नेस इसको बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी देता है. अब आगे बढ़ते हैं.
Second criticism by employer, not suitable for small firms. छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे हमने बोला लोकल शॉप्स है, छोटे मोटे जो बिजनेसेस चल रहे हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है. क्यों सूटेबल नहीं है? आगे हमने पढ़ा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा लगता है इसे करने में, साइंटिफिक मैनेजमेंट करने में, इसीलिए सूटेबल नहीं है स्मॉल फर्म्स के लिए. ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, स्मॉल कंसर्न्स कैन नॉट अफोर्ड to introduce the system of scientific management. However, small firms can make use of the, देखिए फिर भी क्या हो सकता है, स्मॉल फर्म्स क्या कर सकती है, कैन मेक द यूज ऑफ द सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. भले ही पूरा हम साइंटिफिकली मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने टाइम स्टडी किया, मोशन स्टडी किया, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. Nowadays, small firms need not spend a lot of funds to implement scientific management techniques. ये हुआ हमारा second criticism. Now next is third, problem of reorganization. देखिए, reorganize करना मतलब सारी ही चीज़ों को बदलना, चेंज करना. ठीक है, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जब हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट कहा, तो इक्विपमेंट को रिपेयर करना पड़ेगा या नया लाना पड़ेगा, या फिर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी किया, उसके बेस पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. तो ये चीज़ों को हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन. अब ये रीऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं उस टाइम एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, एम्प्लॉयज़ का काम उस टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेस के लिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सेटअप एंड देयरफॉर ओल्ड एग्जिस्टिंग सेटअप नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द चेंज ओवर. देखिए, ड्यूरिंग द चेंज ओवर क्या हो रहा है, द वर्क नीड्स टू बी सस्पेंडेड. सस्पेंडेड मतलब कुछ समय के लिए जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बिजनेस में, उसे बंद कर देना पड़ता है जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तब. नाउ देयरफॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट में वेस्ट टाइम एट लीस्ट टेम्पररीली. कुछ टाइम के लिए उनका एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते. ऑल्सो द वर्कर मे नॉट इजीली एडजस्ट टू न्यू टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ वर्क. ऑफकोर्स वर्कर्स के लिए भी नई चीज़ें आएगी, नया मशीनरी आया, नया टूल्स आया, तो वर्कर के लिए भी थोड़ा टफ है उसके साथ एडजस्ट करना, क्योंकि नए प्रोसेस से काम करना है, नई मशीनरी के साथ काम करना है, नई टेक्निक के साथ काम करना है. तो सारे एम्प्लॉयज़ मेंटली रेडी नहीं हो पाते हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए. हाउएवर द चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड स्लोली and workers need to be motivated to accept the changes and get adjusted to the new environment. देखिए, अब यहाँ पे रोल आता है मैनेजर का. मैनेजर का रोल ये होगा कि वो उसके सबॉर्डिनेट को या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे कि भाई आप न्यू प्रोसेस को एक्सेप्ट करो, न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो, ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. Now next is problem of ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन हो जाता है. ओवर प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमने एफिशिएंसी पे ही फोकस किया है, एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है एम्प्लॉय की, उसी पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है. तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके सामने अगर हमने प्रॉपर से मार्केटिंग नहीं किया और वो प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हुआ तो क्या होगा, लॉस हो सकता है बिज़नेस में. ठीक है, या तो फिर मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो गई प्रोडक्ट की तो प्राइस प्रोडक्ट की कम हो सकती है, तो ये इफ़ेक्ट आती है ओवर प्रोडक्शन की. तो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन, साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी may lead to overproduction. Overproduction may lead to more supply in market and therefore it may lead to recession. रिसेशन आ जाता है क्योंकि डिमांड जितनी है प्रोडक्ट की उसके सामने सप्लाई बढ़ गई है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन. हाउएवर इन द प्रमोशन टेक्निक्स लाइक सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, publicity, salesmanship, etc.
कैन इंक्रीज द डिमांड विच कैन टेक केयर ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अब ऑफ कोर्स ये सप्लाई बढ़ गई है डिमांड के सामने, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन करें, एडवर्टाइजिंग करें, पब्लिसिटी करें, अच्छे से अच्छा मार्केटिंग करें हमारा प्रोडक्ट का, ताकि वो जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो और बढ़ती रहे और हमारी सप्लाई है उसके साथ वो मैच करे। तो ये हो गया फोर्थ क्रिटिसिज्म, प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज नैरो एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी की बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जहाँ पे हम एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाती है गुड्स के प्रोडक्शन में। सर्विस के केस में इसे अप्लाई करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं इन यूनिट्स, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट में ही पॉसिबल है, ठीक है, सर्विस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पे कहा है नैरो एप्लीकेबिलिटी। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन at best be applied only for factory management where the performance can be measured quantitatively। देखिए, फैक्ट्री मैनेजमेंट जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्वांटिटेटिवली हम कुछ चीज़ मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में, वहीं पे ये अप्लाई हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस सच एज सर्विसेज वेयर परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, जब सर्विस की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, हम वहाँ पे क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स एंगेज एंड द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट। जब सर्विस की बात आए तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टीचर का, कि जब टीचर पढ़ाते हैं तो क्वांटिटी वाइज हम नहीं देखते कितने आवर्स उन्होंने पढ़ाया या कितने सब्जेक्ट ख़त्म किए, हम वहाँ पे क्वालिटी देखेंगे कि कितना स्टूडेंट्स ने सीखा, वहाँ से कितना बेनिफिट हुआ। इसलिए यहाँ पे नैरो एप्लीकेबिलिटी कहा गया है कि क्योंकि ये सर्विस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म बाय इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। कुछ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया साइंटिफिक मैनेजमेंट को। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे फर्स्ट है फॉल्टी अजम्पशन। फॉल्टी अजम्पशन कहा गया, क्यों? यहाँ पे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या अजम्पशन करते हैं कि चलो हमने अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दी, स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड इक्विपमेंट दे दिया, वो सारी चीज़ें दे दी, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है खाली वो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे तो ही एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो टेलर एंड हिज फॉलोअर्स अज्यूम दैट वर्कर्स आर मोटिवेटेड merely by monetary gains. In fact, it is not just wages that motivates a work to perform better, but workers have social and ego needs as well that can motivate them to perform better. इंसान की सोशल भी नीड्स होती है, जो उसके फैमिली है, फ्रेंड्स है, ठीक है, वहाँ पे भी उसे टाइम देना पड़ता है। ईगो नीड्स होती है। ईगो नीड्स, कोई पर्सन ऐसा सोचता है कि अरे मुझे तो बहुत काम करना है, बहुत पैसे कमाने हैं, सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत होनी चाहिए, ठीक है, तो ईगो नीड्स भी कभी कभी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है प्रोडक्टिविटी लेवल में। खाली हम रेम्यूनरेशन अच्छा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि उनकी इंडिविजुअल वर्कर की एफिशिएंसी हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन एज अ ग्रुप कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, आजकल के ज़माने में अभी कैसा कंसेप्ट आया है, ग्रुप की एफिशिएंसी देखी जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा कैसे काम कर रहा है, फाइनेंस कैसे काम कर रहा है, एज अ ग्रुप कैसे काम हो रहा है, वो चीज़ देखी जाती है। तो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लेसेस टू मच एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस rather than group performance. Nowadays, the success of an organization depends not only on individual performance but also on group performance. It is obvious that informal work group
and work teams can be very effective in improving work efficiency as well as job satisfaction. अब बिजनेस में जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, जो फॉर्मल हायरार्की हम देखते हैं, बॉस है, टॉप मैनेजमेंट है, उसके अंडर दूसरे मैनेजर हैं, उनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे फॉर्मल रिलेशन हो गए, फॉर्मल ग्रुप हो गया. लेकिन इसके सिवाय इनफॉर्मल ग्रुप भी बनते हैं बिजनेस में. कोई भी किसी का भी फ्रेंड बन सकता है, कोई भी ग्रुप क्रिएट हो सकता है फ्रेंड्स लोगों का. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी प्रोडक्टिविटी लेवल के लिए बहुत मैटर करती है. तो यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ही फॉलो किया जाता है, जो इसका एक क्रिटिसिज्म है. थर्ड वन इज प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमने 8 फॉरमैन के बारे में पढ़ा था. प्लानिंग लेवल पे अलग थे, 4 थे, एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे 4 थे. ठीक है, तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को अलग किया गया. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है प्लानिंग का, एक्चुअल में कोई काम किया जाता है, तो उस टाइम जिसने प्लान किया है उसका भी अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो ये क्रिटिसिज्म है, प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. In real practice, one cannot separate planning from doing. The planners should also be engaged in doing. देखिए, जिसने प्लान किया है काम को, वो एक्चुअल में जब काम हो रहा है तब वो होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए. एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू फ्रेम रियलिस्टिक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये रहा हमारा थर्ड क्रिटिसिज्म. फोर्थ वन इज़ मोनोटोनी. मोनोटोनी मतलब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक ना एक काम करके, उसे हम कहते हैं मोनोटोनी. अब यहाँ पे क्या होता है, काम को डिवाइड किया जाता है प्रॉपरली, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स है, कितने आवर्स में कितने यूनिट बनाने हैं, सारी चीज़ें फिक्स है. तो एक ना एक काम करके एम्प्लॉय क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है. वो चीज़ मोनोटोनी क्रिएट करती है. ओवर स्पेशलाइजेशन and repetition of jobs lead to monotony or boredom. Monotony may reduce workers' efficiency. Monotony may also lead to absenteeism and labor turnover. Nowadays, to overcome the problem of monotony, the organization adopt the concept of job redesign, job rotation, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट. ये सारी चीज़ें की जाती है ताकि ये मोनोटोनी की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लैक ऑफ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स. अब यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में खाली मॉनिटरी इंसेंटिव्स को ही कंसिडर किया गया है कि एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन अच्छा मिलना चाहिए. ठीक है, सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, प्रॉपर वेजेस अच्छे मिलने चाहिए. जो हमने पीस रेट वेज प्लान पढ़ा था उसमें था कि एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, नहीं तो कम मिलता है. खाली मॉनिटरी चीज़ों पे फोकस किया गया है. बाकी सारी नॉन मॉनिटरी चीज़ें जो होती हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस है या कुछ और फैसिलिटी हमने एम्प्लॉयज़ को दे दी या उनके सजेशंस को कंसीडर किया डिसीजन मेकिंग में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है. तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो डीमोटिवेट हो जाता है और प्रोडक्टिविटी लेवल अल्टीमेटली कम हो जाता है. नाउ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लेस्ड ओवर एम्फेसिस ऑन वेज इंसेंटिव्स. There was lack of emphasis on non-monetary incentives to workers. However, nowadays, organization place emphasis not only on monetary incentives but also on non-monetary incentives such as good working conditions, welfare facilities, workers' participation in management, etc. ये सारी चीज़ें आजकल की जाती है to motivate the workers to increase efficiency. तो ये रहे काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में. तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म हो गया है. कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पार्ट करने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच एवरीवन.